सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में भोजन के घटक भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में पादपों का संसार भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे ध्वनि और उसके रूप भाग 2 की। तत्पश्चात हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ सीरीज के अंतर्गत देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है जीवन की महान रेल यात्रा। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि अपने आचरण को कैसे ठीक रखा जाए। इस मूल मंत्र को गांधी जी ने किसानों को बताया। सुबह नहा धोकर प्रार्थना कर सभी अपने कार्यों में लग जाते थे। किसान बयान लिखवाते समय पुलिस से डरते थे, पर गांधी जी ने उनके मन से डर को बाहर निकाला। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर की जोड़ी अद्वितीय थी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से 2 बातें कही। पहली, अगर मैं जेल चला जाऊं तो यहाँ के काम को रोकना मत, और दूसरी, चंपारण के काम से ही सारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी। एक मामला बेलवा कोठी का था। वहां गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी जी को जांच के लिए भेजा। उन लोगों ने थाने को सूचना भी दी, जिसकी जांच में किसानों के बीच थानेदार भी उपस्थित रहे। दोनों पक्षों की बातें राजेंद्र प्रसाद ने नोट की। अधिकारियों को भी यह रिपोर्ट दी गई। एक जगह से मारपीट की खबर आई और उसकी सूचना गांधी जी को मिली। किसानों की तरफ से FIR दर्ज हुई। पिटे किसान की मेडिकल जांच कराई गई। फौज को बुलाकर प्रशासन ने संभावित आंदोलन समाप्त करने की तैयारी कर ली। रैयतों पर जुल्म के अलावा शासन के लोग कुछ कह नहीं पाए। गांधी जी और ब्रज किशोर प्रसाद किसान पर हुए जुल्म को अपनी आंखों से देखने के लिए लौकरिया गए थे। गांधी जी की लौकरिया यात्रा के दौरान SDO लेविस भी वहां मौजूद थे। मोतिहारी और बेतिया के देहातों के किसानों के बयान लगातार लिखे जा रहे थे। वहां खुफिया पुलिस के लोग मौजूद रहते थे। उनकी रिपोर्ट से प्रशासन को यह सूचना मिल गई थी कि गांधी जी की कार्यशैली क्या है, और इस मामले की शुरुआत में गांधी जी के सहयोगी भी डर रहे थे। गांधी जी ने पुलिस को रैयत के समान अपना काम करने वाला बताया। उनको बैठने की जगह दिलवा दी। फिर तो रैयत के मन में पुलिस का खौफ समाप्त ही हो गया। जब लेविस ने गांधी जी और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ लौकरिया गांव में जाकर देखा था, उन्हें तभी पता चल गया था कि ये लोग सही हैं।
लेविस ने पैनी नजर से जायजा कर लिया था कि वो किस तरह किसानों से बातें कर रहे हैं, तथ्यों के बारे में गहराई से छानबीन कर रहे हैं, उन्हें तफसील से दर्ज कर रहे हैं और बाद में उसी बयान पर उस किसान का अंगूठा निशान या दस्तखत ले रहे हैं। तब लेविस को उनकी कार्यशैली पर शक नहीं रहा। उन्हें लगा कि गांव-गांव में चलने वाली इस तरह की जांच के चलते प्रशासन का गलत पक्ष भी छुप नहीं सकता है। एसडीओ लेविस ने गांधी जी से अपनी भेंट और उनसे लंबी बातचीत के आधार पर कलेक्ट्रेट हिकॉक को एक लंबा पत्र लिखा। नील की खेती और किसानों की मुश्किलों की जांच के लिए अधिकाधिक जांच करने का सुझाव दिया। उन्होंने लिखा कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, प्रशासन को सचेत करना हमारा फर्ज है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यहाँ पर जो भी सरकारी जांच होती रही है उसमें किसानों के साथ पक्षपात ही होता रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि लेविस के इस पत्र पर गांधी जी की प्रतिक्रिया और उनका अगला कदम क्या था। शुक्रवार का दिन था। जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भागकर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियाँ भी दौड़ रही हैं। अच्छा, तो फिर सब बैठे क्यों हैं? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सबने अपना अपना डिब्बा खोला तो देखा कि आज सभी के घर से स्वादिष्ट भोजन आया था। मीना, तुम्हारे डिब्बे में क्या है? मैं आज सरसों का साग और मक्के के आटे से बनी रोटी लेकर आई हूँ। आज मेरी बीजी का जन्मदिन है, इसलिए घर पर मेरे गांव का खास भोजन बना है। और तुम्हारे डिब्बे में? मैं तो आज दाल, चावल और सलाद लेकर आया हूँ, और मैं मछली के पकौड़े। और मेरे पास तो आज बिरयानी है। इतनी देर में टीचर भी किसी काम से बगीचे में आई। अरे वाह, तुम्हारे डब्बों में से अलग अलग खाने की महक आ रही है। हमारे देश में इतनी विविधता है जो कि भोजन में भी पता चलती है। अरे भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही साथ पौष्टिक भी। जी हाँ मैडम, हम सभी पौष्टिक खाना लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने समझाया था, हमारे खाने में फल, सब्जियाँ, अनाज सभी शामिल हैं। बहुत अच्छे। हम सभी के लिए संपूर्ण भोजन अथवा संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार क्या होता है मैडम? अमीना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। संतुलित भोजन मतलब हमारे आहार में हर तरह के स्रोतों से भोजन होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और मांस। बहुत अच्छे इब्राहिम। मैडम, पर हमें संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? मीना, मुझे बताओ, यदि हम बहुत देर तक खाना न खाएं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत भूख लगती है और खाना ना मिले तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। भोजन हमारे शरीर की अनेक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टीचर, क्या इन मछली के पकौड़ों में भी विभिन्न पोषक तत्व है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण। ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भरी नजरों से टीचर दीदी को देखते हैं। यह सब बहुत आसान है। चलो हम इस तरह से समझते हैं। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं
जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन सब खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ऊर्जा का स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, आलू इत्यादि। वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यह हमें 2 प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला पौधे जैसे मूंगफली, बादाम, नारियल का तेल इत्यादि, और दूसरा पशु से, जैसे दूध, घी, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, जंतु स्रोत एवं दालें, मटर, सोयाबीन, पादप जो कि पौधों से मिलने वाले। मेरे डिब्बे में बिरयानी है और बिरयानी में चावल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, मांस के टुकड़े यानी वसा और प्रोटीन है। तो बिरयानी एक संतुलित आहार हुआ। बिल्कुल सही कहा अमीना। लेकिन टीचर, अन्य खाने की वस्तुओं में कौन से पोषक तत्व है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? यह सब पता लगाना कुछ मुश्किल नहीं, परंतु आज के लिए इतना ही। पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हमें विज्ञान प्रयोगशाला के टीचर से मदद लेनी होगी। अगली क्लास में हम विटामिन और मिनरल की जानकारी पर चर्चा करेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। पादपों का संसार भाग 2। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2 अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी। थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है
मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था। क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे। पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है। यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी, पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है। क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो। स्कूल की घंटी बज गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई, लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले। दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर, कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो, इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाली मिट्टी में उगते हैं
और कीड़ों को पचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है। तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो, दीदी याद है, ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार आचार पर भी देखा था। माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया। हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में 2 प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषमपोषी प्रणाली और मृतजीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा।
सानिया 13 वर्ष की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है, वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। ध्वनि के बारे में अब तक हमने जाना। कंपित वस्तुओं से पैदा होने वाली ध्वनि के बारे में, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में, ध्वनि एक साधन से दूसरे स्थान तक हवा, तरल चीजों जैसे पानी और ठोस चीजों जैसे लकड़ी और धातु के जरिए पहुंच सकती है। मम्मी, जिस तरह ध्वनि निकलने के लिए कंठ में खास बनावट होती है, उसी तरह ध्वनि सुनने के लिए भी कान में कोई खास बनावट होती होगी, है ना? बिल्कुल। हमारे कानों के अंदर ठीक इस डफली जैसी ही झिल्ली होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। ओ हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन क्या ध्वनियों को सुनने का भी कंपन से कुछ संबंध हो सकता है? क्या ध्वनि को सुनते समय भी हमारे कानों में कहीं कंपन होता है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? क्या हमारी पुस्तक में कहीं इसका उत्तर मिल सकता है? दरवाजे पर कोई आया है। मैं देखती हूँ। तुम देखो, रसोई में कोई बर्तन गिर गया है। देखती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह इस बात पर ध्यान दिया कि हम बिना उस चीज को देखे उसकी ध्वनि को कैसे पहचान लेते हैं? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस गिलास पर एक बार धीरे से चम्मच मारो। अब गिलास के किनारे छूती हुई एक थर्माकोल की छोटी गेंद लटकाते ही देखो, तुम्हें समझ आता है? कंपन करते गिलास ने गेंद को कुछ देर तक ढकेला। अब थोड़ी जोर से चम्मच से मारो। देखो कि गेंद गिलास से कितनी दूर तक धक्का खाती है। ओह हाँ, तेज ध्वनि करने पर यह गेंद ज्यादा दूर तक चली गई। क्या तुम्हें दोनों आवाजों में कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ, जब गेंद दूर तक धक्का खाती है तो ध्वनि बहुत तेज थी, लेकिन जब गेंद ज्यादा दूर तक धक्का नहीं खाती तो ध्वनि बहुत धीमी थी। मैं समझ गई। लेकिन कुछ ध्वनि हमें बहुत तेज लगती हैं, ऐसा क्यों? क्या इसका संबंध भी चीजों के कंपन से ही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमारे शरीर के तंत्र में इतने कंपन हमेशा होंगे जिनकी ध्वनि हम कभी सुन नहीं पाते। शायद इसीलिए कि हमारे कानों के भी सुनने की क्षमता होती है ना? सही कहा सानिया। बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। मैं यह तो जानती हूँ कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापते हैं,
दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन पाते हैं? मेरी मदद कीजिए। ओहो, ये गाड़ियों की आवाज कितना परेशान कर देती है। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये गाड़ियां ही नहीं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण करती है, जैसे मशीनें, टेलीविजन, कूलर। इस शोर से कभी-कभी मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने पढ़ा भी था कि इससे सेहत पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, कम सुनाई देना। क्यों दोस्तों, क्या शोर के कारण आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर पड़ा है? बताइए। हमें इसे कम करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। इससे जानवरों और बीमार लोगों को तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी। हाँ, मैंने देखा था, दीपावली पर कुत्तों को पटाखों की आवाज से बहुत परेशान रहते हैं। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। सही कहा। सानिया, हम और क्या तरीके अपना सकते हैं? मैंने देखा था, एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे अस्पताल है, हॉर्न ना बजाएं। ये भी है जिसे हम सभी ध्यान में रख सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि पेड़ केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं? ओह, अच्छा। ऐसा है तो हमें सड़क के किनारे जरूर पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके मुझे बता सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना कि हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, कि हम ध्वनि की पहचान उसके गुणों के कारण कर पाते हैं, जैसे हल्की और तेज ध्वनियां। कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, कुछ ध्वनियां हमारी सुनने की क्षमता के बाहर हैं। ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपायों के बारे में। हेलो, हाय, कसकाय। कंफ्यूज मत होइए, कसकाय का मतलब होता है नमस्ते मराठी में। राइमिंग के चक्कर में कुछ भी बोलता है। हाय, मेरा नाम है स्मृति और मैं हूँ आपके साथ रोहन, और आपका स्वागत करते हैं हम दोनों हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, ऐसी कहानियां जो एक्चुअली में रियल स्टोरीज हैं। यस, और हमारे साथ ये शो में हर बच्चा जुड़ सकता है जो 9th क्लास में है, और अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे शो में जुड़ सकते हैं। बस आपको इन 2 शानदार किताबों की जरूरत होगी। यस, और इस बुक के जरिए और हमारे शो के जरिए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक सफल उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी हाँ, और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं। इस कहानी को अगर आप गौर से देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस कहानी को देखें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की महान भारतीय रेल यात्रा। उद्यमी हर जगह है। एक गांव में बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चटखीले लाल रंग का पोस्ट बॉक्स था। सरिता यहाँ हर रोज आया करती थी। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग हर रोज सरिता के लिए एक पोस्ट कार्ड आता था। सरिता का बड़ा भाई जीवन उसे ये पोस्ट कार्ड भेजता था। वह एक उद्यमी बनना चाहता था। अपने गांव की खेती में क्रांति लाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। अपने मास्टर प्लान से सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहता था। हर किसान को जैविक किसान में बदलना चाहता था, ताकि मधुमक्खियां फिर से उसके गांव आ जाए। लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले उसके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए और जीवन की मर्जी के बिना ही उसे रेल विभाग में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि ये उसके पिताजी का सपना
और घर को चलाने की जरूरत थी, जिस कारण जीवन का सपना एक सपना बनकर रह गया। भारी मन से जीवन ने अपना सामान बांधा। जीवन ने अपने पसंद की पुरानी चीजों से एक पिन होल कैमरा बनाया और वो निकल पड़ा। सरिता जीवन को गली से उतरते हुए और बड़े से पेड़ और चटकीले लाल रंग के पोस्ट बॉक्स से गुजरते हुए देखकर रो पड़ी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो मधुमक्खियों को वापस लाने का सपना भी अधूरा छोड़कर जा रहा था। जीवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। सरिता जीवन को नजर से ओझल होने तक देखती रही। एक दिन बिना किसी कारण के उसने पोस्ट बॉक्स जांचा। अंदर एक पोस्ट कार्ड था जिस पर एक तस्वीर थी। वो सरिता के लिए था और उस पर बनी तस्वीर में उसके बारे में लिखा हुआ था। सरिता ने पोस्ट कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। फिर हर दिन स्कूल में आते जाते समय वो पोस्ट बॉक्स की जांच करने लगी। जीवन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जीवन ने जब भी फोटो खींची तो उसके बारे में लिखा। इस तरह सरिता का भारत के उद्यमियों का संग्रह बढ़ता गया। वो इन पत्रों के जरिए गजाला से मिली, जिन्होंने एक गांव में सौर प्रकाश और पैनल को बनाया था। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती थी। वो किरण से मिली जो जैविक देसी बीज उगाती थी। परमेश से मिली जिन्होंने एक जंगली वन लगाया था। आकांक्षा जिन्होंने एक शहर में अपने स्कूल की छत पर सब्जियां उगाई थी ताकि उनकी कक्षा के बच्चों को ताजी पत्तेदार सब्जियां मिले। उसने प्रत्येक कहानी को सहज कर एक किताब बनाई। फिर जीवन के लौटने का इंतजार करने लगी। जब वो आखिरकार कई वर्षों बाद वापस लौटा, तब तक सरिता और गांव वालों ने मिलकर उसके सपने पूरे कर दिए थे। जब जीवन रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगा तो मधुमक्खियां उसके आसपास मंडरा रही थी। जीवन्स ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी। जीवन की महान रेल यात्रा के अभ्यास के लिए 4-4 के दल बनाए। अपने मोबाइल से तस्वीरें लेना, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना ना भूलें। अब आप जानते हैं कि उद्यमी कौन होता है। पहला भाग। अब आपको अपने आसपास के उद्यमियों को खोजना है और उनके इंटरव्यू लेने हैं। आप उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जैसे उनके कौशल के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर आदि। दूसरा भाग। आपने कहानी में देखा कि कैसे सोलर लैंप्स बनाकर गांव की बिजली की समस्या सुलझाई। तो अब आप भी जिन जिन उद्यमियों से मिले उनके बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पोस्ट कार्ड बनाएं। ये करने के बाद बढ़े अगली गतिविधि की ओर और अपना रोमांचक सफर जारी रखें। So, रोहन, ये था हमारे इस बुक का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है कौशल यानी स्किल्स का। सो आज की स्टोरी से जो एक स्किल मुझे लगता है कि जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए वो है टॉकिंग टू न्यू पीपल, यानी नए लोगों से बात करना। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस स्किल का मतलब जानते हैं हमारी इस किताब के पीछे वाले पन्नों में, जहां आपको सभी स्किल्स यानी कौशलों का मतलब मिल जाएगा। मैं बता देता हूं पढ़ के। तो इस स्किल का मतलब हमारी किताब में है नए लोगों से बात करना। आपसे प्यार करने वाले लोगों से बेहतर वे लोग हैं जो आपको जानते तक नहीं हैं। वही लोग आपके विचार के बारे में सही बता सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सभी को दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए नए लोगों से मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। आज आप किससे मिलेंगे और क्या बात करेंगे? हमारी आज की स्टोरी में इस स्किल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है सरिता ने। हाँ, सरिता ने कितने सारे उद्यमियों से मुलाकात करी। सीता गजल से मिली, अपने गांव में सोलर लाइट्स पैनल बनाए और उन्हें ठीक किया। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती है। वो किरण से मिली, परमेश से और आकांक्षा से भी। इन सब से मिलकर, इनकी कहानियां सुनकर और उनके स्किल्स को सीखकर सरिता ने अपने भाई का सपना पूरा किया। और ये सही भी है, हम जितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं हमें उतना ज्यादा सीखने को मिलता है।
इसलिए तो हमें आप सबसे बात करना इतना पसंद है। यस, अब इस बुक के बाद हम अपनी दूसरी बुक को उठाते हैं, जो एक्चुअली में एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। ये है हमारी एक्टिविटी बुक। इसकी खासियत यही है कि इसे आप अपने मन मर्जी के रंगों से भर सकते हैं। यस, सो आज की कहानी यानी कि जीवन ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी पर बेस्ड इस बुक में हमारे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीजें ढूंढकर, सोचकर और सीख कर लिखनी है। जैसे हर उद्यमी के लिए एक बड़ा सवाल क्या है, उसके बाद ये उद्यम किस समस्या का हल है, फिर इस उद्यमी ने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए। उसके बाद आप किसी एक उद्यमी की कहानी यहाँ लिखें और उनके सभी कौशल के बारे में भी बताएं। उनके उद्यम और उनकी तस्वीर को बनाएं या खींचकर यहाँ चिपकाएं। और ये करने के बाद आप हमें इस एड्रेस पर अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। कितना मजा आएगा ना आपको ये करने में और हमको आपके प्रोजेक्ट को पढ़ने में। चलिए फिर आप शुरू हो जाइए। यस, आप अपनी एक्टिविटी बुक पर काम स्टार्ट करिए और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में नई कहानी और एक नई एक्टिविटी के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जल्दी से इसको फिल करिए और हमारे इस एड्रेस पर भेज दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं था आपके साथ रोहन, मेरे साथ थी स्मृति। बाय बाय। बाय। सो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अब इस कहानी पर बेस्ड हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं ये शानदार किताब। तो इस किताब को जीतने के लिए आपको सभी क्विज के सवालों के जवाब देने हैं हमको कॉल करके इस नंबर पर, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। दूसरा सवाल, युवाओं के लिए शिक्षा इतनी आवश्यक क्यों है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक हीरो की पहचान कैसे कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप जहां रहते हैं वहां महिलाएं जोखिम उठाती हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि इंटर्नशिप क्या है। तो अब इन सारे सवालों के जवाब आप हमको हमारे इस नंबर पर कॉल कर दे सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर सभी सवालों के सही जवाब दें। पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में।
बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं।
तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।